दोस्तों, वेलकम बैक। आपको पता है कि ताजमहल को पत्थर पर नहीं बनाया गया था, बल्कि इंजीनियरिंग के दांव पेंच, लकड़ी की छिपी हुई फाउंडेशंस और ऐसे खतरों पर बनाया गया था जिन्हें आज का कोई भी मॉडर्न आर्किटेक्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अजूबा जो आगरा, इंडिया में है। ताजमहल के इंजीनियरिंग स्केल को समझने की कोशिश करने से पहले हमें इस अजूबे के पीछे की मोटिवेशन को समझना होगा। 1631 में मुमताज महल, मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी और मुख्य पत्नी, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गईं। बादशाह टूट गए थे। उस समय की हिस्ट्री बताती है कि दुख के कारण उनकी दाढ़ी रातों रात सफेद हो गई थी। शाहजहां एक बहुत बड़े बिल्डर थे। उनके शासनकाल को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। जबकि यह प्यार का प्रतीक है, यह शाही शक्ति और धन का एक बड़ा प्रदर्शन भी था। केवल असीमित रिसोर्सेज वाला बादशाह ही ऐसा काम करने की हिम्मत कर सकता था। ताजमहल पत्थर में उकेरी गई एक कविता जैसा लगता है, एक इटर्नल रोमांस का प्रतीक जिसने लगभग 400 सालों से दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रखा है। लेकिन यह फ्लॉलेस विजन एक केयरफुली बिल्ट इल्यूजन है, द इम्पॉसिबल फाउंडेशन। यही ताजमहल का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सीक्रेट है। द सिंकिंग रिवर बैंक। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे एक जगह चुनी। इंजीनियरिंग के हिसाब से यह एक नाइटमेयर था। नदी के किनारे की जमीन नरम, गाद वाली और अनस्टेबल होती है। अगर लाखों टन मार्बल का स्ट्रक्चर कीचड़ पर रखा जाए तो वह डूब जाएगा, क्रैक हो जाएगा और गिर जाएगा। चीफ आर्किटेक्ट, शायद उस्ताद अहमद लाहौरी, ने एक शानदार सॉल्यूशन निकाला। दी इबॉनी वेल। ताजमहल गहरे पत्थर के कुओं, कैसन्स, की फाउंडेशन पर टिका है। एक प्राचीन सॉल्यूशन जिसका इस स्केल पर बहुत कम इस्तेमाल किया गया था, एक वेल फाउंडेशन। वर्कर्स ने नदी के किनारे पर गहरे कुएं, कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 100 से ज्यादा, तब तक खोदे जब तक उन्हें वाटर टेबल नहीं मिल गई। इन कुओं को मलबे, स्टोनों और मोर्टार से कसकर भरा गया, जिससे बड़े ठोस अंडरग्राउंड पिलर्स बने। इन कुओं के ऊपर साल की लकड़ी, कोई भी लकड़ी नहीं, का एक बड़ा प्लेटफॉर्म रखा गया। इन कुओं के शीर्ष को जोड़कर बड़े आर्चेस बनाए गए, जिससे टूम के पूरे फुटप्रिंट पर फैला एक रिजिड अंडरग्राउंड स्टोन प्लेटफॉर्म बना। कुओं को जोड़ने और प्लिंथ के लिए एक फ्लैट बेस बनाने के लिए इंजीनियरों ने बड़े एबनी लकड़ी के बीम का इस्तेमाल किया। लकड़ी आमतौर पर जमीन के नीचे सड़ जाती है, लेकिन एबनी डेंस होती है। यमुना नदी के वाटर टेबल के नीचे डूबा होने के कारण लकड़ी हमेशा सैचुरेटेड रहती है। ये कांस्टेंट नमी लकड़ी को फूला हुआ और पत्थर जितना कठोर रखती है, जिससे ऑक्सीजन के कारण सड़न नहीं होती। उनके बिल्डरों को परेशान करने वाला सेंट्रल क्वेश्चन आज भी चौंकाने वाला है। कोई इतनी भारी और विशाल मार्बल की टूम को नरम और डूबते हुए यमुना नदी के किनारे पर बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ताजमहल की स्टेबिलिटी पूरी तरह से यमुना नदी के फ्री फ्लो पर डिपेंड करती है। यमुना नदी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह पूरी तरह सूख जाती है तो लकड़ी ब्रिटल हो सकती है, जो मॉडर्न कंजर्वेशनिस्ट्स के लिए एक बड़ी चिंता है। यह स्ट्रक्चर के लिए एक क्रूशियल एनवायरनमेंटल कंसर्न है। कुछ पहले की थ्योरीज बताती हैं कि मुगल बिल्डरों ने एक खास तरह के लाइम मॉर्टर का इस्तेमाल किया था, जिसमें गुड़, दाल और बेल फल का गूदा जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे, जिससे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी बढ़ी। यह उन कारणों में से एक है कि यह स्ट्रक्चर लगभग 400 सालों से मिनिमम फाउंडेशनल डैमेज के साथ टिका हुआ है। ताजमहल की फ्लोटिंग फाउंडेशन को सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टडीज जैसे IIT कानपुर के प्रोफेसर आर बाला सुब्रमण्यम की द्वारा। अगला काम लॉजिस्टिक्स और मटेरियल्स का था। दूसरे शब्दों में, पहाड़ों को हिलाना। एक बार फाउंडेशन सिक्योर हो जाने के बाद टूम को फ्लड प्लेन से ऊपर उठाने के लिए 7 मीटर ऊंचा रेड सैंडस्टोन का एक बड़ा प्लिंथ बनाया गया। फिर मेन स्ट्रक्चर की लॉजिस्टिक्स शुरू हुई। द व्हाइट मार्बल। टूम राजस्थान के फाइनेस्ट मकराना मार्बल से बनी है, जो कंस्ट्रक्शन साइट से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह अपनी कठोरता, नॉन पोरस और ट्रांसलूसेंट होने के लिए जाना जाता है, जिससे यह चांदनी में चमकता है।
रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल विशाल बाहरी दीवारों, मेन गेट, दरवाजा-ए-रौजा और फ्लैंकिंग मस्जिद और गेस्ट हाउस के लिए किया गया था। द ग्रेट गेट, दरवाजा-ए-रौजा, सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं है, यह एक ऑप्टिकल टूल है। जैसे जैसे आप गेट के पास आते हैं, ताजमहल विशाल और करीब लगता है। पुराने आर्किटेक्ट्स ने आर्क फ्रेमिंग को ऐसे डिजाइन किया था कि ताजमहल शुरुआत में पूरा व्यू ले ले। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, यह धीरे धीरे छोटा महसूस होता है। यह आपको अंदर से हम्बल और शांत महसूस कराता है। लेकिन जैसे ही आप गेट से अंदर जाते हैं, मॉन्यूमेंट छोटा होता हुआ लगता है। द प्रेशियस स्टोन्स, इनले वर्क, पिएट्राडुरा में ग्लोबली सोर्स्ड 28 प्रकार के रेयर और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की जरूरत पड़ी। चीन से लाया गया जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्क्वाइज, अफगानिस्तान से लपिस लजुली, श्रीलंका से सैफायर और अरब से कार्नीलियन। इन जगहों से कंस्ट्रक्शन साइट तक की दूरी को देखते हुए यह एक मील का पत्थर था। ट्रांसपोर्टेशन अगली बड़ी बाधा थी। 1630 के दशक में 300 किलोमीटर तक मार्बल के विशाल ब्लॉक्स को ले जाना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। शुरुआती थ्योरीज बताती हैं कि भारी ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था और छोटे स्टोनों को ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का एक विशाल बेड़ा इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती रिसर्च यह भी बताती है कि 15 किलोमीटर लंबी एक टैम्प्ड अर्थन रैंप बनाई गई थी ताकि भारी मार्बल के ब्लॉक्स को खींचा जा सके डोम के ऊपर वाले लेवल तक। बिल्कुल इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में भी यही थ्योरीज हैं। ताजमहल का प्याज के आकार का गुंबद, ऑनियन शेप्ड डोम, इसका क्राउन जूल है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल चैलेंज था। प्रॉब्लम यह थी कि अगर गुंबद को बाहर से बड़ा और शानदार दिखने के लिए बनाया जाता तो वह बहुत बड़ा, डार्क और अजीब लगता जब कोई उस छोटे से कमरे के अंदर होता जहां कब्रें हैं। इसीलिए उन्होंने डबल डोम बनाने का फैसला किया। ताजमहल में एक सोफिस्टिकेटेड डबल गुंबद तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले की फारसी कब्रों जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से इंस्पायर्ड थी, लेकिन यहां इसे और परफेक्ट किया गया। तो जब कोई मकबरे के अंदर ऊपर देखता है तो उसे अंदर की छत दिखती है, एक छोटा और प्रोपोर्शनेटली स्केल्ड गुंबद जो कमरे के ह्यूमन स्केल के हिसाब से फिट बैठता है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन। उस अंदरूनी छत के ऊपर एक बड़ी खाली जगह है। बाहर की तरफ का बड़ा बल्बस शेल अंदर के गुंबद से बहुत ऊपर बनाया गया है। यह ओनली बाहर की विजुअल ग्रैंडनेस के लिए है। यह डबल लेयर्ड सिस्टम वजन कम करता है। बाहर के गुंबद की इमेंस हाइट पर एक भारी ब्रॉन्ज फीनियल, जो ओरिजिनली सोने का था, लगा है, जो एक कीस्टोन वेट की तरह काम करता है, पूरी स्ट्रक्चर को कंप्रेशन में रखता है। ताजमहल की परफेक्शन एक इंजीनियरिंग इल्यूजन है। लीनिंग मिनारेट्स, चबूतरे के कोनों पर 4 शानदार मीनारें मकबरे को फ्रेम करती हैं। चारों मीनारें लगभग 1.5 से 2 डिग्री बाहर की ओर झुकी हुई हैं। आपका 3.5 डिग्री थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत सही है। अगर इन मीनारों को एक्यूरेटली मापा जाए तो ये परफेक्टली वर्टिकल नहीं है, यह एक डॉक्यूमेंटेड डिजाइन चॉइस है। दूर से यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन ऑपोजिट लीन को भी ठीक करता है, जिससे टावर अंदर की ओर झुके हुए दिख सकते हैं। सोर्स: यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेसर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा किए गए साइज्मिक स्टडीज से कंफर्म्ड। यह जानबूझकर किया गया था। एक बड़े अर्थक्वेक की स्थिति में टावरों को बाहर की ओर गिरने के लिए डिजाइन किया गया था, कीमती केंद्रीय मकबरे से दूर, बजाय इसके कि वे अंदर की ओर गिरकर इसे नष्ट कर दें। स्ट्रक्चर काले गोमेद ऑनिक्स में जड़े कुरान के वर्सेस से कवर्ड है। अगर लेटर्स सभी सेम साइज के होते तो ऊंचे आर्च के टॉप पर वाले लेटर्स पर्सपेक्टिव की वजह से छोटे लगते। कारीगरों ने ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लेटर्स का साइज धीरे धीरे बढ़ाया। ग्राउंड पर खड़े इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग एकदम यूनिफॉर्म दिखती है। पूरा कॉम्प्लेक्स एक सेंट्रल एक्सिस के साथ बाइलेटरल सिमेट्री रखता है, जो गेट से मकबरे तक जाता है। इस सिमेट्री को बनाए रखने के लिए उन्होंने मकबरे के वेस्ट साइड में एक खूबसूरत रेड सैंडस्टोन मस्जिद बनाई। इसे ईस्ट साइड में बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक आइडेंटिकल बिल्डिंग, एक जवाब रिप्लाई बनाई, जो गेस्ट हाउस के तौर पर काम करती थी। इसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि व्यू अनबैलेंस्ड न लगे। मेन गेट, दरवाजा-ए-रौजा पर श्रिंकिंग इफेक्ट फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का दुनिया भर में मशहूर एग्जाम्पल है।
ताज की परफेक्ट बायलैटरल सिमेट्री में इकलौता ब्रेक शाहजहां के सेनोटैफ की लोकेशन है, जिसे उनकी डेथ के बाद मुमताज महल के सेंट्रल सेनोटैफ के बगल में रखा गया था। इब्बा कोच, जो ताज पर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उन्होंने अपनी बुक द कंप्लीट ताजमहल में इन पॉइंट्स को कंफर्म किया है और मुगल आर्किटेक्चर में गोल्डन रेशियो के यूज को एक्सप्लेन किया है। टाइमलाइन, मैन पावर और कॉस्ट। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 एडी में शुरू हुआ था। मेन मकबरा 1643 एडी के आसपास कंप्लीट हो गया था। इसमें 10 से 12 साल लगे थे और पूरा कॉम्प्लेक्स 1653 एडी में कंप्लीट हुआ था। कुछ पुरानी थ्योरीज बताती हैं कि इसमें 21 से 23 साल लगे थे। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी वर्कफोर्स को मोबिलाइज किया गया था, जिसमें ताजमहल बनाने के लिए करीब 20,000 स्किल्ड कारीगरों को इकट्ठा किया गया था। इसमें ऑटोमन एम्पायर के स्पेशलाइज्ड डोम बिल्डर्स, पर्शिया से इनले आर्टिस्ट्स और बलूचिस्तान से स्टोन कटर्स शामिल थे। यह स्किल्ड मेडिवल मैनपावर का एक यूनाइटेड नेशंस था। उस समय एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 32 मिलियन रुपए थी। इसे मॉडर्न करेंसी में कन्वर्ट करना इनक्रेडिबली मुश्किल है, लेकिन आज इसके एस्टिमेट्स 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा तक हैं। ताजमहल आज एक सबलाइम विजन की तरह खड़ा है, लेकिन यह सीरीन ब्यूटी एक शानदार पैराडॉक्स है। यह एफर्टलेस परफेक्शन का एक इल्यूजन है, जो ब्रूटल एफर्ट, रिस्क्स और क्लेवर सॉल्यूशंस की नींव पर टिका है। उनके पास क्रिएट और रिक्रिएट करने के लिए कोई कंप्यूटर मॉडल्स नहीं थे। उन्होंने जनरेशन से पास्ड डाउन एम्पिरिकल नॉलेज पर काम किया और अटूट विश्वास के साथ। ताजमहल की इंस्पिरेशन उसके परफेक्ट फॉर्म से नहीं आती है, बल्कि उसे हासिल करने के लिए ओवरकम किए गए इमेंस चैलेंजेस की नॉलेज से आती है। आज जब हम उसके फ्लोटिंग डोम और ग्लीमिंग रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तो हमें उसके नीचे की हिडन वर्ल्ड को याद रखना चाहिए। ताजमहल ओनली प्यार का एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह ह्यूमन करेज का एक मॉन्यूमेंट है, जो अनस्टेबल ग्राउंड पर बना है, बोल्ड सॉल्यूशंस के साथ डिजाइंड है और इल्यूजन के जरिए परफेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि यह आसान था, तो आपने अभी तक इसे क्रैक नहीं किया है। ताजमहल की ट्रू लेगेसी डबल है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत टूम्ब है और एक महान वंडर है। ताजमहल ओनली एक खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर है जो एक स्वैम्प के ऊपर ग्रेविटी के खिलाफ लड़ रहा है, जो खड़े रहने के लिए सबमर्ज्ड वुड पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके आई को ट्रिक करता है और अर्थक्वेक के दौरान सेंटर को बचाने के लिए अपने आउटर टावर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए डिजाइंड है। यह ब्रूट नेचर पर मुगल इंजीनियरिंग की अल्टीमेट ट्रायम्फ है। ताजमहल एक मास्टरपीस हमेशा के लिए टाइमलेस ब्यूटी और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के डेलिकेट एज पर बैलेंस्ड है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इसके सीक्रेट्स जानने में मजा आया, तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारी नेक्स्ट डीप डाइव मिस न करें, जब हम दुनिया के नेक्स्ट वंडर को डिकोड करेंगे। मिलते हैं वहां।